गुड इवनिंग सभी को। इट्स कार्तिक राजपूत। संघर्ष जितना बड़ा होगा मजा भी उतना ही बड़ा होगा, क्योंकि जिन जिन के संघर्ष पर जग हंसता है, इतिहास उसी से रचता है। अरे वाह, इतिहास उसी ने रचता है। वेल डन, इट्स कार्तिक राजपूत। तो चलो स्टूडेंट सभी जुड़ जाइए भाई, जल्दी से जल्दी। फिर हम सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पे। आज के सेशन में बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है, ठीक है। क्योंकि हम कुछ आज जो बेसिक जो मटेरियल होते हैं उन मटेरियल की इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे आज, कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा आपको, ठीक है। क्योंकि सेशन में बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है आज, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए यहाँ पे। नमस्ते सभी को, नमस्ते नमस्ते, गुड इवनिंग सभी को। चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो कल जैसे हमने कहाँ तक कवर कर लिया था भाई, स्ट्रेस और प्रेशर में जो डिफरेंस होता है वो बता दिया था मैंने, ठीक है। स्ट्रेस को डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में कैसे प्रदर्शित किया जाता है वो सारी चीज बता दी थी यहाँ पे, ठीक है। स्ट्रेस को मैट्रिक्स फॉर्म में प्रदर्शित किया जाता है, वो भी मैंने आपको बता दिया था। वो मैट्रिक्स फॉर्म वाली जो स्ट्रेस होती है वो जब मैं मोर सर्कल पढ़ाऊंगा तब उसमें काम आएगी आपके बहुत ज्यादा, ठीक है। तो आपको वहां पे याद रखना है, ठीक है। नमस्ते भाई, नमस्ते। जय भीम, जय भीम राहुल नागर। प्रणाम भाई, प्रणाम। सेशन को लाइक भी करते चलिए। चलो ठीक है, सेशन को स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आपको डिफरेंट टाइप के मटेरियल के लिए बता दिया था, जैसे रबड़ हो गया, लकड़ी हो गया, कोई सा प्रकार का मटेरियल हो गया। लेकिन हमारे पास क्या होते हैं, कुछ इंजीनियरिंग मटेरियल होते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या होते हैं, कुछ इंजीनियरिंग मटेरियल होते हैं। उन इंजीनियरिंग मटेरियल के केस में हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कैसे बनाते हैं। जैसे बोल दिया आपको परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल है या परफेक्टली कौन सा है, आइडियल प्लास्टिक मटेरियल है, तब उस केस में स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कैसे बनते हैं तो बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग करके लिख लेना यहाँ पे। नेक्स्ट हेडिंग भाई यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग करके लिखो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर इंजीनियरिंग मटेरियल। इंजीनियरिंग मटेरियल के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, ठीक है भाई। चलो पहला पहला डायग्राम। पहले बोल दिया कि भाई एक मटेरियल क्या है, परफेक्टली प्लास्टिक है, ठीक है। परफेक्टली प्लास्टिक, परफेक्टली प्लास्टिक, परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल। और दूसरा नाम क्या दे देते हैं इसे, आइडियल प्लास्टिक। तो आइडियल प्लास्टिक मटेरियल के केस में स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कैसे बनता है तो ये पूछ लेगा आपसे डायरेक्टली, ठीक है। और ध्यान रखना पेपर में बस ये डायग्राम की फॉर्म में क्वेश्चन आएगा भाई यहाँ से, ठीक है। तो हमें पता है वाई एक्सिस पे क्या होती है, स्ट्रेस होती है। एक्स एक्सिस पे क्या होती है, स्ट्रेन होती है। परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल, परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल किसे बोलते हैं, वो मटेरियल जिसमें कांस्टेंट लोड पर स्ट्रेन का मान लगातार क्या होता रहता है, बढ़ता रहता है, ठीक है। तो लोड का मान तो क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन स्ट्रेन का मान लगातार बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो जहां पे भी तुम्हें इस प्रकार का कहीं कहीं डायग्राम दिखाई दे गया तो समझ लो कौन से मटेरियल का डायग्राम है, परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल का डायग्राम है भाई यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट, अगर कोई पूछने लगे परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल का, अगर आप बताओ परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल, परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल के केस में स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम क्या होता है वो देख लेते हैं। माना वाई एक्सिस पे क्या होती है, स्ट्रेस होती है, एक्स एक्सिस पे क्या होती है, स्ट्रेन होती है। इलास्टिक मटेरियल क्या होता है, इलास्टिक मटेरियल वो होता है जब हम लोड का मान लगातार बढ़ा रहे हैं और इसमें स्ट्रेन का मान भी लगातार बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तब उस केस उस वाले मटेरियल को क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो लोड का मान लगातार बढ़ रहा है और स्ट्रेन का मान भी क्या हो रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। तो जहाँ पे भी तुम्हें इस प्रकार का डायग्राम देखने को मिलेगा तो समझ लो कौन सा मटेरियल का डायग्राम है, परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल का डायग्राम है, ठीक है। भरा नहीं जो भाव से भरती जिसमें, ये क्या लिखा, रसधान नहीं हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें गुरु के लिए प्रेम नहीं। अरे वाह यार, वेल डन, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट, अगर कोई आपसे तीसरा तीसरा केस पूछने लगे तीसरा केस पूछने लगे रिजिड मटेरियल का डायग्राम बनाओ,
रिजिड मटेरियल। तो रिजिड मटेरियल क्या होता है? रिजिड मटेरियल तो वो होता है चाहे उसमें हम कितना भी लोड लगा ले तो उसमें स्ट्रेन का मान क्या होता है? लगातार जीरो होता है, ठीक है। उसमें तो कुछ भी प्रकार की स्ट्रेन जनरेट होगी नहीं यहाँ पे, ठीक है, जो रिजिड मटेरियल होता है, ठीक है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे क्या होता है? स्ट्रेस होती है, एक्स एक्सिस पे क्या होती है? स्ट्रेन होती है। तो रिजिड मटेरियल में क्या होता है? जितना जितना हम लोड बढ़ाते जाएंगे लेकिन लोड का मान तो लगातार बढ़ता जाएगा, लेकिन उसमें स्ट्रेन का मान क्या हो जाएगा? स्ट्रेन का मान तो जीरो ही रहेगा, क्योंकि जो रिजिड मटेरियल है उसकी शेप में तो कोई चेंज आएगा ही नहीं। तो हम क्या कह सकते हैं? लगातार स्ट्रेस का मान लगातार बढ़ने पर लेकिन स्ट्रेन का मान क्या नहीं होता? बढ़ता नहीं वहां पे, ठीक है। तो जहां पे भी तुम्हें इस स्ट्रेस वाली एक्सिस क्या होगी? थोड़ी थिक दिखाई दे गई, मोटी दिखाई दे गई, तो समझ लो वो डायग्राम किसका है? रिजिड मटेरियल का डायग्राम है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं डी केस का पूछने लगूँ, यहाँ पे तुमसे पूछ लिया, बताओ भाई आइडियल फ्लूइड का डायग्राम बनाओ। आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड, एक कोई मटेरियल है मेरे पास आइडियल फ्लूइड, इसने पूछा है आइडियल फ्लूइड का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ करो यहाँ पे। तो जैसे मुझे पता है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम क्या हो गया? एक्स एक्सिस पे क्या होगा? स्ट्रेन हो गई, वाई एक्सिस पे क्या हो गई? यहाँ पे स्ट्रेस हो गई। तो आइडियल फ्लूइड क्या करता है? जो फ्लूइड होता है, जो फ्लूइड होता है वो कम स्ट्रेन पर भी लगातार बहने की प्रॉपर्टी रखता है, ठीक है। अगर हमने उस पर एक टेंजेंशियल फोर्स लगा दिया तो टेंजेंशियल फोर्स लगने के कारण क्या होगा? उसमें लगातार डिफॉर्मेशन होता रहेगा, ठीक है। तो देखो स्ट्रेन का मान बढ़ने, स्ट्रेस का मान नहीं बढ़ा रहे, स्ट्रेस का मान नहीं बढ़ा रहे, जीरो स्ट्रेन है। जैसे हमने यहाँ पे फ्लूइड को यहाँ पे डाल दिया तो यहाँ पे डालने के कारण क्या होगा? लगातार बढ़ता जाएगा, बहता जाएगा, बहता जाएगा, तो उसमें क्या होगा? स्ट्रेन का मान लगातार होता जाएगा। तो जहाँ पे भी तुम्हें एक्स एक्सिस कहीं पे मोटी दिखाई दे गई तो समझ लो कौन से मटेरियल का डायग्राम है वो? यहाँ पे आइडियल, आइडियल फ्लूइड का डायग्राम है, ठीक है भाई। नेक्स्ट 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 ई, अगर पूछने लगे भाई इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल का बनाओ, इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल का, इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल का डायग्राम बनाओ, यहाँ पे क्या होता है? तो इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल क्या होता है देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। वो मटेरियल जो इलास्टिक तथा प्लास्टिक दोनों प्रॉपर्टी शो करता है उसे क्या बोलते हैं? इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल बोलते हैं, ठीक है। वो मटेरियल गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। वो मटेरियल जो इलास्टिक तथा, वो मटेरियल, राम 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 राम, वो मटेरियल जो इलास्टिक तथा प्लास्टिक दोनों प्रॉपर्टी शो करता है उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? इलास्टो प्लास्टिक मटेरियल बोलते हैं, ठीक है। तो इलास्टिक मटेरियल के केस में स्ट्रेस का मान लगातार बढ़ेगा तो स्ट्रेन का मान भी क्या होगा? लगातार बढ़ता रहेगा। लेकिन एक कंडीशन क्या आएगी कि लोड का मान तो कांस्टेंट लेकिन फिर भी स्ट्रेन का मान लगातार बढ़ता रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो जहाँ पे भी तुम्हें इस प्रकार का कहीं डायग्राम दिखाई देगा तो समझ लो एकदम आंख बंद करके निशान लगा देना, वो इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल का डायग्राम है यहाँ पे, ठीक है भाई। ई एफ। नेक्स्ट इलास्टिक मटेरियल विद स्ट्रेन हार्डनिंग, अगर ये आ गया इलास्टिक मटेरियल, इलास्टिक मटेरियल विद स्ट्रेन हार्डनिंग, विद स्ट्रेन हार्डनिंग, इलास्टिक मटेरियल विद स्ट्रेन हार्डनिंग। स्ट्रेन हार्डनिंग में क्या होता है भाई? स्ट्रेन हार्डनिंग में क्या होता है कि उसमें पार्टिकल्स का क्या होता है? प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट होता है। प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट किसे बोलते हैं? टूटे हुए पदार्थ की जगह नए पदार्थ आ जाते हो, नए पदार्थ की जगह टूटे हुए पदार्थ चले जाते हैं, ठीक है। तब उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं यहाँ पे हम? स्ट्रेन हार्डनिंग। तो ये एक्स एक्सिस होगी एप्सिलॉन, ये वाई एक्सिस होगी सिग्मा, ठीक है। तो इलास्टिक मटेरियल, इलास्टिक मटेरियल का सिंपल कैसा हो जाएगा? ऐसा। अगर परफेक्टली अगर प्लास्टिक पूछता तो सीधा आ जाता, लेकिन हार्डनिंग पूछ रखा है तो हार्डनिंग में क्या होगा? लगातार फिर दूसरा स्लोप चेंज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो जहाँ पे भी तुम्हें इस प्रकार का कहीं डायग्राम देखने को मिल गया तो समझ लो डायग्राम किस पे निशान लगा दोगे? इलास्टिक मटेरियल विद 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 स्ट्रेन हार्डनिंग, ठीक है। तो जो ये सारे डायग्राम बताए हैं इन डायग्राम में से जो परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल है उस डायग्राम, वो वाला डायग्राम पता नहीं कितनी बार आपके क्वेश्चंस पेपर में पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है, एसएससी जेईई के पेपर में, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप, फिर मैं नहीं तो आगे बढ़ता हूँ यहाँ से। नेक्स्ट नेक्स्ट अपनी कॉपी में नेक्स्ट हेडिंग लिख लो यहाँ पे, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। अब हमें पता है, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है और मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब प्रॉपर्टी क्या होती है मटेरियल की वो आपको सभी को पता है, जैसे इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, ये सारी आपने पढ़ी होगी, नाम सुना होगा।
तो इन सारी प्रॉपर्टी की अभी मैं बात करूंगा यहाँ पे, ठीक है भाई। तो सबसे पहले मटेरियल की प्रॉपर्टी कौन सी आती है? इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी 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 को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रत्यास्था। क्या बोलते हैं इसे? प्रत्यास्था। इलास्टिसिटी क्या होती है? जब हम किसी मटेरियल पर लोड लगाते हैं और उस लोड का मान कहाँ तक रहता है? इलास्टिक लिमिट तक रहता है, तो मटेरियल क्या करता है? अपनी शेप चेंज कर देता है। लेकिन अगर हमने लोड लगा रखा था जो, अगर उसे हटा देंगे तो मटेरियल अपने ओरिजिनल स्टेट में क्या जाता है? वापस आ जाता है। तब मटेरियल की इसी प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है भाई? इलास्टिसिटी। ठीक है। जैसे अगर मैं डायग्राम की फॉर्म में बताऊं, माना ये क्या है यहाँ पे? स्ट्रेन। ये क्या है यहाँ पे? स्ट्रेस। तो जब मैं इस पे लोड लगा रहा हूँ, स्ट्रेन का मान बढ़ रहा है और स्ट्रेस का मान ही बढ़ रहा है, दोनों का मान बढ़ रहा है। और ये वाला जो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है? बी पॉइंट। कल स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पढ़ाया था, तो उसमें बी पॉइंट कौन सी लिमिट को शो कर रहा था? इलास्टिक लिमिट को शो कर रहा था, ठीक है। अगर मैंने लोड का मान बढ़ाया कहाँ तक? बी पॉइंट तक। बी पॉइंट कौन सा है? इलास्टिक लिमिट। कौन सा है ये? इलास्टिक लिमिट। ठीक है। अगर मैं बी पॉइंट तक लोड का मान बढ़ाऊंगा तो लोड का मान बी पॉइंट तक बढ़ा दिया, तो मटेरियल क्या करेगा? देखो, मटेरियल अपने अंदर कुछ एनर्जी स्टोर कर लेगा। अपने अंदर क्या कर लेगा? कुछ एनर्जी स्टोर कर लेगा। उस एनर्जी के कारण क्या होगा? मटेरियल अपनी शेप चेंज कर लेगा। लेकिन जैसे ही मैंने लोड को हटा दूंगा तो मटेरियल क्या आ जाएगा? अपनी ओरिजिनल स्टेट में। पहले लोड बढ़ाया था इस डायरेक्शन में, लेकिन जब लोड को हटा दिया तो मटेरियल फिर अपनी ओरिजिनल स्टेट में क्या करेगा? वापस आने की कोशिश करेगा। ठीक है। तब गुड इवनिंग नवीन कुमार, गुड इवनिंग। ठीक है। अब देखो, तो मटेरियल की इसी प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है भाई? इलास्टिसिटी कहा जाता है। ठीक है। अगर लिखना चाह रहे हो तो आप लिख सकते हो, जब किसी मटेरियल पर इलास्टिक लिमिट तक कोई लोड लगाया जाता है, तब मटेरियल अपनी शेप चेंज कर लेता है। लेकिन लोड को हटाने के बाद मटेरियल अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाता है। तब मटेरियल की इसी प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी कहा जाता है। यहाँ पे समझ गए भाई सभी स्टूडेंट? ठीक है। गुड इवनिंग विमल, गुड इवनिंग। नेक्स्ट दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी होती है भाई? प्लास्टिसिटी क्या होती है? देखो, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम की फॉर्म में बता रहा हूं आपको। देखो यहाँ पे, ये क्या हो गया? सिग्मा। ये क्या हो गया? एप्सिलॉन। ठीक है। जब किसी मटेरियल पर हम लोड का मान इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा कर देते हैं। सर, किस लिमिट तक लोड लगा सकते हैं? अच्छा, अभी तो मैं इलास्टिसिटी पढ़ा रहा हूँ भाई, तो इलास्टिसिटी में हम लोड को केवल इलास्टिक लिमिट तक लगाएंगे। ठीक है। हाँ, जैसे रबर। ठीक है। चलो यहाँ पे देखते हैं, जब हम किसी मटेरियल पर लोड का मान इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा कर दिया। देखो, इलास्टिक लिमिट वाला पॉइंट कौन सा है? ये बी। तो मैंने लोड का मान क्या कर दिया? बी पॉइंट से भी ज़्यादा कर दिया। तो बी पॉइंट से ज़्यादा करने पे कारण क्या होगा? अगर मैं लोड जब मैंने किसी मटेरियल पर लोड का मान इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा कर दिया, ज़्यादा कर दिया, और अगर मैं लोड को हटा रहा हूँ, लोड को हटाने के कारण मटेरियल अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाएगा? नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा? मटेरियल तो तब अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आता था जब लोड का मान कहाँ तक रहता था? इलास्टिक लिमिट तक रहता था। ठीक है। नमस्कार नितिन, नमस्कार। ठीक है। तो यहाँ पे लोड का मान तो इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा हो गया। अगर मैं लोड अब हटाऊंगा तो लोड हटाने के कारण मटेरियल अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस नहीं आ पाएगा यहाँ पे। ठीक है। तो क्या होगा फिर? क्या होगा यहाँ पे? अगर देखो, मैं पहले लोड लगा रहा हूँ, लेकिन अचानक से मैंने लोड हटा दिया, तो लोड हटाने के कारण क्या होगा? मटेरियल में कुछ ना कुछ स्ट्रेन तो रह जाएगी। जब मैंने लोड हटाया तो मटेरियल ने कौन सा पाथ फॉलो किया? ये वाला पाथ फॉलो किया। यहाँ पे कौन सा पाथ फॉलो किया? ये वाला पाथ। तो जो ये वाली स्ट्रेन रिकवर करी। ठीक है। देखो, पहले गुब्बारा था। ठीक है। जब मैंने लोड हटाया तो गुब्बारे ने अपनी कुछ एक्चुअल शेप रिगेन करेगा वो। तो कितनी शेप रिगेन की उसने? कितनी स्ट्रेन रिगेन की? इतनी स्ट्रेन रिगेन की। तब जितनी स्ट्रेन रिगेन करता है उस स्ट्रेन को क्या बोलते हैं? इलास्टिक स्ट्रेन। लेकिन इतनी स्ट्रेन तो उसमें रह गई, फिर भी इतना तो फूला हुआ रह गया वो, जो उसने रिगेन नहीं की। तो इस स्ट्रेन को क्या बोलते हैं यहाँ पे? प्लास्टिक स्ट्रेन। यहाँ समझ गए भाई यहाँ तक? ठीक है। अगर मैं इसकी बात करना चाहूँ
तो ये लोडिंग वाली स्टेज हो गई। कौन सी स्टेज हो गई? ये लोडिंग वाली स्टेज, लोडिंग वाली स्टेज। और ये वाली स्टेज कौन सी होगी? अनलोडिंग वाली स्टेज। ठीक है, कौन सी स्टेज हो गई? ये अनलोडिंग स्टेज। लोड लगा रहा था, धीरे धीरे लगा रहा था, इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा कर दिया था लोड को। लेकिन फिर जब मैंने लोड को हटाया तो मटेरियल स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम की एक्चुअल शेप नहीं फॉलो करेगा वहाँ पे। वो क्या करेगा? वो क्या करेगा यहाँ पे? इसके कोरोस्पोंडिंग यहाँ पे आएगा। यहाँ से जैसे यहाँ से आ गया ये, तो आनी चाहिए थी स्ट्रेन कितनी उसमें? इतनी, यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन इतनी स्ट्रेन तो उसने अपने आप ही क्या कर ली? रिकवर कर ली। यहाँ पे क्या कर ली? रिकवर कर ली। तो कितनी स्ट्रेन रिकवर करी उसने? इतनी रिकवर करी, जिस स्ट्रेन को क्या बोलते हैं? इलास्टिक स्ट्रेन। लेकिन अभी भी उसकी शेप चेंज रह रही है, मतलब ओरिजिनल स्टेट में वापस गया नहीं। तो कितना नहीं गया अभी ओरिजिनल स्टेट में? इतना, इतने मैग्नीट्यूड से नहीं गया अभी वो। तब इस स्ट्रेन को क्या बोलते हैं? यहाँ पे प्लास्टिक स्ट्रेन बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, बढ़िया भाई, गेमिंग वर्ड बढ़िया। कैसे हैं आप सर? बढ़िया, आप बताइए कैसे हो? ठीक है, चलो यहाँ पे देखते हैं। तो समझिए प्लास्टिसिटी क्या होता है। तो हम क्या कह सकते हैं? जब किसी मटेरियल पर लोड का मान इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा हो जाता है, जब किसी मटेरियल पर लोड का मान इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा हो जाता है, तो मटेरियल अपनी शेप चेंज कर लेता है। मटेरियल क्या कर लेता है? अपनी शेप चेंज कर लेता है। लेकिन जैसे ही हम लोड का मान घटाएंगे, जैसे हम लोड का मान हटाएंगे, तो लोड को हटाने के कारण मटेरियल अपनी एक्चुअल स्टेट में वापस नहीं आ पाता। क्यों नहीं आ पाता? क्योंकि वहां पे लोड का मान किससे ज्यादा हो चुका था? इलास्टिक लिमिट से ज्यादा हो चुका था। ठीक है, तब मटेरियल की इसी प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है भाई? प्लास्टिसिटी कहा जाता है। यहाँ पे अगर कोई आपसे पूछने लगे प्लास्टिक स्ट्रेन और इलास्टिक स्ट्रेन कौन सी होगी, देखो भाई, देखो यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है? यहाँ देखो, लो, ये स्ट्रेस हो गई, ये स्ट्रेन हो गई। मैं लोड का मान बढ़ा रहा हूँ, कहाँ तक बढ़ा दिया? इलास्टिक लिमिट से ज्यादा बढ़ा दिया। अब मैं लोड का मान लगातार बढ़ाता जा रहा हूँ आगे की ओर। मैं क्या कर रहा हूँ ना? लोड का मान लगातार बढ़ाता जा रहा हूँ। अगर मैं लोड का मान हटा दूंगा तो मटेरियल को अपनी इसी शेप में वापस आना पड़ेगा, आना नहीं पड़ेगा? लेकिन यहाँ पे तो लोड का मान 20 से ज्यादा हो गया, इलास्टिक लिमिट से ज्यादा हो गया। तो मटेरियल जिस पाथ से लोड लगा रहे थे उस पाथ से वापस नहीं आ पाएगा, वो कोई दूसरा पाथ फॉलो करेगा। लो, इतना ये वाला पाथ फॉलो कर दिया, क्या हो गया? अनलोडिंग वाला हिस्सा। तो इसने इस ट्रेन का कितना पार्ट रिकवर कर लिया? इतना पार्ट रिकवर कर लिया। तो जितना पार्ट स्ट्रेन का रिकवर किया, तो उस स्ट्रेन को क्या बोलते हैं? यहाँ पे इलास्टिक स्ट्रेन बोलते हैं। अब कितना पार्ट बगैर रिकवर हुए बचा उसका? इतना पार्ट। तो इस स्ट्रेन को क्या बोलते हैं? यहाँ पे प्लास्टिक स्ट्रेन बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है सर, डिस्टर्ब हूँ आंसर की देखकर। अच्छा, कितने मार्क्स आ रहे भाई गेविन वर्ड आपके? जल्दी टाइप करके बताइए मुझे यहाँ पे। चलो, यहाँ तक समझ में आया प्लास्टिसिटी क्या होती है? प्रणाम रोहित कुमार, प्रणाम। तो अगर कितना कोई लिखना चाह रहे हो तो लिख सकते हैं, जब किसी मटेरियल पर लोड का मान इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा हो जाता है, तब मटेरियल की शेप चेंज हो जाती है, तब मटेरियल की शेप चेंज हो जाती है। लेकिन लोड को हटाने के बाद, लेकिन जब लोड को हटाने के बाद मटेरियल अपनी एक्चुअल स्टेट में वापस नहीं आ पाता, तब मटेरियल की इसी प्रॉपर्टी को प्लास्टिसिटी कहा जाता है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट, आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे तीसरी प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी सी। तीसरी प्रॉपर्टी कौन सी होगी भाई? यहाँ पे तीसरी प्रॉपर्टी डक्टिलिटी ले लो। चलो, डक्टिलिटी, डक्टिलिटी, डक्टिलिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? तन्यता। क्या बोलते हैं डक्टिलिटी को हिंदी में? तन्यता। ठीक है, डक्टिलिटी को क्या बोलते हैं हिंदी में? तन्यता। तन्यता का मतलब क्या होता है? देखो, जब किसी मटेरियल पर हम टेंसाइल फोर्स लगाते हैं, जब किसी मटेरियल पर हम टेंसाइल फोर्स लगाते हैं, जब किसी मटेरियल पर हम टेंसाइल फोर्स लगाते हैं, तो टेंसाइल फोर्स लगाने के कारण क्या होगा? मटेरियल पतले वायर में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। जब किसी मटेरियल पर टेंशन फोर्स लगाने के कारण अगर मटेरियल पतले वायर में चेंज हो जा रहा है, तब मटेरियल की इसी प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? डक्टिलिटी कहा जाता है यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की फॉर्म में आपको दिखाना चाहूँ, ये क्या होती है? स्ट्रेस होती है, क्या होती है यहाँ पे? स्ट्रेन होती है यहाँ पे। ठीक है, चलो यहाँ पे देखते हैं। अगर मैं माइल्ड स्टील के लिए यहाँ ग्राफ बनाऊंगा, तो माइल्ड स्टील के लिए ग्राफ कौन सा होगा? ये होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें प्लास्ट हेलो हेलो हेलो,
थम्स अप करके बताइए भाई सभी स्टूडेंट, आवाज आ रही है नहीं आ रही है? तो जैसे मुझे पता है ये वाली जो रेंज थी, ये वाली जो रेंज थी, इस रेंज को क्या बोलते थे? प्लास्टिक लिमिट। क्या बोलते थे इसे? प्लास्टिक। क्या बोलते थे इसे? प्लास्टिक लिमिट। भाई सभी बच्चे थम्स अप करके बताइए कि आवाज क्लियर है या नहीं। चलो क्लियर है आवाज। तो इस रेंज में जितनी स्ट्रेन जनरेट होती है उस स्ट्रेन को क्या बोलते हैं? प्लास्टिक स्ट्रेन। क्या बोलते हैं उसे? प्लास्टिक स्ट्रेन। अगर अगर मैं डक्टाइल मटेरियल के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, अगर मैं डक्टाइल मटेरियल के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, तब उस मटेरियल के लिए इस प्लास्टिक स्ट्रेन का मान अगर अगर 5% से ज्यादा हुआ, किससे ज्यादा हुआ भाई स्टूडेंट? यहाँ पे 5% से ज्यादा हुआ। किससे ज्यादा हुआ? 5% से क्या हुआ? ज्यादा हुआ। ठीक है, देखो अगर मैं डक्टाइल मटेरियल के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, अगर मैं डक्टाइल मटेरियल के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, तो उस केस में अगर प्लास्टिक स्ट्रेन का मान ये इतना सामान अगर 5% से ज्यादा हुआ, तब उस मटेरियल को क्या बोलते हैं? हम यहाँ पे डक्टाइल मटेरियल बोलते हैं। और मटेरियल की इसी प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? डक्टिलिटी कहा जाता है। ठीक है भाई, तो क्या याद रखना है तुम्हें? यहाँ पे हम क्या कहेंगे? जब हम किसी मटेरियल पर टेंसाइल लोड लगाते हैं, जब हम किसी मटेरियल पर टेंसाइल लोड लगाते हैं, ठीक है, तो टेंसाइल लोड लगाने के कारण वह मटेरियल पतले वायर में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। तब मटेरियल की इसी प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है भाई? डक्टिलिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मटेरियल की इसी प्रॉपर्टी को? डक्टिलिटी। और डक्टाइल मटेरियल के केस में प्लास्टिक स्ट्रेन का मान किससे ज्यादा होता है? 5% से क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, तब उस मटेरियल की प्रॉपर्टी को ही क्या कहा जाता है? डक्टिलिटी कहा जाता है यहाँ पे बेसिकली। समझ गए स्टूडेंट यहाँ पे? चलो ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट दूसरा मटेरियल होता है यहाँ पे ब्रिटल मटेरियल। दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी होती है? ब्रिटलनेस। कौन सी प्रॉपर्टी होती है यहाँ पे? ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस को हिंदी में क्या बोलते हैं? भंगुरता। क्या बोलते हैं ब्रिटलनेस को हिंदी में? भंगुरता। अब देखो यहाँ पे, अगर देखो माना ये क्या हो गई? स्ट्रेन हो गई। ये क्या हो गई? यहाँ पे स्ट्रेस हो गई यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ करना चाह रहा हूँ, ये कर दिया लो यहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। तो इस वाले स्ट्रेन को क्या बोलते हैं? प्लास्टिक स्ट्रेन। क्या बोलते हैं इसे? प्लास्टिक स्ट्रेन। जब किसी मटेरियल में प्लास्टिक स्ट्रेन का मान या प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का मान 5% से क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जब किसी मटेरियल में प्लास्टिक स्ट्रेन का मान 5% से कम हो जाता है, तब उस मटेरियल को ही क्या कहा जाता है? ब्रिटल मटेरियल कहा जाता है। और मटेरियल की इसी प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? ब्रिटलनेस कहा जाता है। ठीक है, अब ब्रिटलनेस क्या होता है? जब किसी मटेरियल पर हम क्या लगाते हैं? फोर्स लगाते हैं। अगर जब किसी मटेरियल पर हम क्या लगाते हैं? फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स लगाने के कारण वह मटेरियल छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जब किसी मटेरियल पर हम फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स लगाने के कारण मटेरियल छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। तब मटेरियल की इसी प्रॉपर्टी को ब्रिटलनेस कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है भाई सभी स्टूडेंट? ठीक है, रबर इज ए परफेक्टली ब्रिटल मटेरियल। यस, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो की पॉइंट जो तुम्हारे पेपर में आएगा, पेपर में यही क्वेश्चन आएंगे ये वाले, ये कई बार आ रखा है आपके पेपर में। तो जब हम ब्रिटल मटेरियल पर क्या बनाते हैं? स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो ब्रिटल मटेरियल में जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, प्लास्टिक स्ट्रेन का जो मान होता है, अगर 5% से कम हुआ, तब उस मटेरियल को हम क्या बोलेंगे? ब्रिटल मटेरियल बोलेंगे। और मटेरियल की इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं यहाँ पे? ब्रिटलनेस बोलते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है भाई यहाँ तक? नेक्स्ट 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 टेनेसिटी। नेक्स्ट टेनेसिटी। टेनेसिटी ये भी आईईएस के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है भाई। ठीक है, मटी क्या होता है ये भी मटेरियल की एक प्रकार की प्रॉपर्टी होती है। टेनेसिटी भी क्या होती है? मटेरियल की एक प्रकार की प्रॉपर्टी होती है। किसी मटेरियल ने फेल होने से पहले कितना टेंसाइल फोर्स रजिस्ट किया, किसी मटेरियल ने फेल होने से पहले जितना टेंसाइल फोर्स रजिस्ट किया, तब उस मटेरियल की इसी प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? टेनेसिटी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन में अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकते हैं? रेजिस्टेंस 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 ऑफर टू द रेजिस्टेंस ऑफर टू द टेंशन फोर्स। रेजिस्टेंस ऑफर टू द टेंशन फोर्स। तो मटेरियल ने फेल होने से पहले जितना टेंशन फोर्स रजिस्ट किया, ठीक है, तब मटेरियल की उसी प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? तब मटेरियल की उसी प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? टेनेसिटी कहा जाता है। सर मैं डिमोटिवेट हो गया हूँ। अच्छा जी सर, एक मोटिवेशन की जरूरत है। देखो भाई,
मोटिवेशनल ये तो देखो, जब हम क्या करते हैं, पीछे जाते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं जब हम अपनी लाइफ में पीछे जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पंकज भाई पीडीएफ प्रोवाइड करा देना, अच्छा। अरे पीडीएफ में मिलेगी भाई नितिन, ठीक है, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है। गेमिंग वर्ड फायर मैं थोड़ा कवर कर लेता हूँ यहाँ पे। टेनेसिटी ये हो गया। नेक्स्ट ई एफ, नेक्स्ट टेनेसिटी हो गया। नेक्स्ट को लिखो टफनेस। टफनेस, टफनेस क्या होता है? जब हम किसी मटेरियल पर सडनली लोड अप्लाई करते हैं, सडनली लोड को क्या बोलते हैं? इम्पैक्ट लोड। जब हम किसी मटेरियल पर इम्पैक्ट लोड लगाते हैं, तो अगर मटेरियल ने उस इम्पैक्ट लोड को बगैर फेल हुए सहन कर लिया, तब हम क्या कहेंगे? मटेरियल क्या है? टफ है। तब मटेरियल की इसी प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? तब मटेरियल की इसी प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? टफनेस कहा जाता है, ठीक है। अगर एक लाइन में लिखना चाहूं तो क्या लिखेंगे? रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस अगेंस्ट द, रेजिस्टेंस अगेंस्ट द इम्पैक्ट लोड, रेजिस्टेंस अगेंस्ट द इम्पैक्ट लोड। इम्पैक्ट लोड को क्या बोलते हैं? सडन लोड ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? इसे सडन लोड बोलते हैं। सडन लोड, सडन लोड किसे बोलते हैं? वो लोड जिसकी मैक्सिमम वैल्यू कम समय में ही आ जाती है। ये मैंने तुम्हें पहले लेक्चर में पढ़ाया था स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के, ठीक है। वो लोड जिसकी मैक्सिमम वैल्यू एकदम से, मतलब कम समय में ही आ जाती है, ठीक है। तब उस लोड को ही क्या बोलते हैं? सडन लोड बोलते हैं। तो मटेरियल ने इम्पैक्ट लोडिंग के प्रति जितना रेजिस्टेंस ऑफर किया, जितना विरोध उत्पन्न किया, उस विरोध को ही मटेरियल की प्रॉपर्टी, क्या कौन सी प्रॉपर्टी कहा जाता है? टफनेस वाली प्रॉपर्टी कहा जाता है। क्लियर है भाई यहाँ तक सभी स्टूडेंट के? चलो जब क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, अगर मैं टफनेस रेजिन की बात करूँ यहाँ पे, चलो यहाँ से एक बार गेट के पेपर में क्वेश्चन भी आया था भाई। अभी टफनेस टॉपिक चल रहा है हमारा, क्या चल रहा है? टफनेस। अब इसमें एक क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन ये पूछता है, जैसे अगर मैंने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ कर दिया, ये क्या है? स्ट्रेस, ये क्या है यहाँ पे? स्ट्रेन। जब मैं यहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ करूँगा, किसके केस में? माइल्ड स्टील के केस में, तो किस प्रकार से आता है? इस प्रकार से आ जाता है, ठीक है। तो क्या होता है? ये वाला जो पॉइंट होता है, कौन सा पॉइंट बोलते हैं इसे? फ्रैक्चर पॉइंट। कौन सा पॉइंट बोलते हैं इसे? फ्रैक्चर पॉइंट, ठीक है। मॉडुलस ऑफ टफनेस, हाँ मॉडुलस ऑफ टफनेस ही बता रहा हूँ भाई यहाँ पे, ठीक है। तो मूल बिंदु कौन सा है? ये 0 0। फ्रैक्चर पॉइंट कौन सा? ये वाला, ठीक है। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के नीचे का जो एरिया होता है, कहाँ तक? फ्रैक्चर पॉइंट तक। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के नीचे का जो एरिया होता है, कौन से पॉइंट तक? फ्रैक्चर पॉइंट तक। तब इसके एरिया को ही क्या कहा जाता है? मॉडुलस ऑफ टफनेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे? यहाँ पे एरिया अंडर द कर्व ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, एरिया अंडर द कर्व ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को ही क्या कहा जाता है? यहाँ पे मॉडुलस ऑफ टफनेस, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पर स्ट्रेस स्ट्रेन, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के 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 एरिया को ही मॉडुलस ऑफ टफनेस, मॉडुलस ऑफ टफनेस कहते हैं। क्लियर है भाई यहाँ तक? इसका एरिया दे देगा आपको, इसका एरिया दे देगा यहाँ पे, ठीक है। प्रूफ के केस में मैक्सिमम आ जाएगा, प्रूफ के केस में क्या आ जाएगा? मैक्सिमम आ जाएगा भाई। प्रूफ टफनेस, तो मैक्सिमम एरिया कितना कवर हो रहा है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के नीचे का, ठीक है। तो उसे क्या बोल देंगे? प्रूफ टफनेस बोल देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो क्लियर है भाई यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ से। नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सा था ये? एफ जी। नेक्स्ट रेजिलेंस, रेजिलेंस, रेजिलेंस को क्या बोलते हैं भाई? स्ट्रेन एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? स्ट्रेन एनर्जी। रेजिलेंस क्या होता है भाई? जब, नमस्ते भाई नमस्ते, जब हम किसी मटेरियल पर इलास्टिक लिमिट तक लोड लगाते हैं, जब हम किसी मटेरियल पर इलास्टिक लिमिट तक लोड लगाते हैं, तो मटेरियल अपने अंदर कुछ एनर्जी स्टोर कर लेता है, मटेरियल अपने अंदर कुछ एनर्जी स्टोर कर लेता है। उस स्टोर हुई एनर्जी के कारण मटेरियल की शेप चेंज हो जाती है, उस स्टोर हुई एनर्जी के कारण मटेरियल की शेप चेंज हो जाती है। लेकिन लोड को हटाने के बाद, लेकिन लोड को हटाने के बाद मटेरियल अपनी ओरिजिनल स्टेट में क्या जाता है? वापस आ जाता है।
ठीक है, मटेरियल अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाता है। तब मटेरियल ने अपनी शेप चेंज करने के लिए अपने अंदर जितनी एनर्जी स्टोर की, उस एनर्जी को ही क्या कहा जाता है, स्ट्रेन एनर्जी कहा जाता है भैया। ठीक है, और स्ट्रेन एनर्जी का जो दूसरा रूप होता है, उस दूसरे रूप को क्या कहते हैं, बेसिकली रेजिलेंस बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, जब किसी जब किसी मटेरियल पर इलास्टिक लिमिट तक लोड लगाया जाता है, तब मटेरियल अपने अंदर कुछ एनर्जी स्टोर कर लेता है, कुछ एनर्जी स्टोर कर लेता है इसके कारण उसकी शेप चेंज हो जाती है, ठीक है। तब उस एनर्जी को ही स्ट्रेन एनर्जी कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं भाई, यू के द्वारा। किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, यू के द्वारा। सर रेजिलेंस और स्ट्रेन एनर्जी दोनों सेम है क्या, हाँ भाई सेम होती है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे आगे बताऊंगा अभी। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं यहाँ पे, अगर कोई आपसे पूछने लगे स्ट्रेन एनर्जी को कैसे निकाल लेंगे। स्ट्रेन एनर्जी होता है लोड और डिस्प्लेसमेंट कर्व के नीचे का एरिया। ठीक है, जब हम लोड और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या बनाते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं। तो अगर हमने लोड के मान को इलास्टिक लिमिट तक रख रखा है, कहाँ तक रख रखा है, इलास्टिक लिमिट तक रख रखा है, तब उस कर्व के नीचे का जो एरिया होता है, वो एरिया ही किसको शो करता है, स्ट्रेन एनर्जी को बेसिकली शो करता है यहाँ। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पे। अगर मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ, ग्राफ किसके ग्राफ किसके बीच में बनना है, ये डिफॉर्मेशन और लोड के बीच में ग्राफ बना रहा हूँ मैं। और लोड को कहाँ तक बढ़ाया मैंने, केवल इलास्टिक लिमिट तक। कहाँ तक बढ़ाया, केवल इलास्टिक लिमिट तक। माना इलास्टिक लिमिट तक जो लोड का जो मान है कितना है, P, और इलास्टिक लिमिट तक उस मटेरियल की शेप में कितना चेंज हुआ है, डेल्टा एल। कितना चेंज हुआ है यहाँ पे, डेल्टा एल। ठीक है भाई, डेल्टा एल। नेक्स्ट, अगर मैं इस कर्व का जो एरिया लूंगा, एरिया अंडर द कर्व ऑफ लोड डिस्प्लेसमेंट कर्व अप टू इलास्टिक लिमिट को ही क्या कहा जाता है, स्ट्रेन एनर्जी कहा जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे, तो इसके नीचे का जो एरिया होता है, ये वाला जो एरिया ले लो, ये तो एरिया कितना हो जाएगा इसके नीचे का, 1/2 आधार, ट्रायंगल बनना है ना भाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना है इसका, डेल्टा एल। ऊंचाई कितनी है इसकी, P। तो इस एरिया को ही क्या कहा जाता है, बेसिकली स्ट्रेन एनर्जी कहा जाता है यहाँ पे। ठीक है सर, अगर इलास्टिक लिमिट के बाद जाए तो उससे क्रिप कह सकते हैं क्या, क्रिप स्ट्रेन बोल सकते हैं उसे बेसिकली। ठीक है बुद्धा जी, वो गेमिंग वर्ड। तो अगर मैं U बराबर लिखना चाहूँ तो U बराबर 1/2 इंटू P। डेल्टा एल को क्या लिख सकते हैं भाई, यहाँ पे मैंने कल हुक के नियम के अनुसार डेल्टा एल का मान बताया था, क्या बताया था, PL/AE। ठीक है, तो ये वैल्यू इसमें रख दो यहाँ पे, तो PL/ क्या हो जाएगा, AE। तो U बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे भाई, U बराबर कितना हो जाएगा, P² L/2AE। तो ये क्या होता है, स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला होता है। कब होता है स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला, जब किसी मटेरियल पर हम कौन सा फोर्स लगा रहे हैं, एक्सियल फोर्स लगा रहे हैं। कौन सा फोर्स लगा रहे हैं जब किसी मटेरियल पर, एक्सियल फोर्स लगा रहे हैं। क्या है, कोई मटेरियल है, इस मटेरियल की लेंथ कितनी यहाँ पर L, ये क्या होगी, सेंट्रल एक्सिस। तब हम जब इस मटेरियल पर एक्सियल फोर्स लगा रहे हैं, तो एक्सियल फोर्स लगाने के कारण इस मटेरियल में कितनी एनर्जी स्टोर हुई,
जिससे कि इस मटेरियल की क्या हो जाए, शेप चेंज हो जाए, तब उस एनर्जी का फॉर्मूला कौन सा होता है, ये Q बराबर P² L अपॉन 2AE। ठीक है भाई, चलो ये क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट ये भी पूछ लेता है आपसे कि कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेन एनर्जी किसे बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेन एनर्जी और एक्चुअल स्ट्रेन एनर्जी होती तो सेम है, लेकिन लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेन एनर्जी की जो शेप होती है, लेकिन जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेन एनर्जी की जो डायरेक्शन होती है वो एक्चुअल एनर्जी से क्या होती है, अलग होते हैं, यहाँ पे डिफरेंट होते हैं यहाँ पे। ठीक है भाई, चलो तो अगर मैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के कर्व के ऊपर का अगर एरिया को कवर कर लूँ, इस वाले एरिया को कवर कर लूँ, तो इस एरिया से जो स्ट्रेन एनर्जी जनरेट होगी उस स्ट्रेन एनर्जी को क्या कहा जाता है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेन एनर्जी कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेन एनर्जी कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेन एनर्जी कहा जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेन एनर्जी और एक्चुअल एनर्जी एक दूसरे से कैसे डिफरेंट होती है, वो डिफरेंट होती किसकी फॉर्म में, किसकी फॉर्म में डिफरेंट होती है, वो होती केवल डायरेक्शन की फॉर्म में। ठीक है, अगर एक्चुअल स्ट्रेन एनर्जी उसकी उसके वॉल्यूम को बढ़ाएगी तो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेन एनर्जी उसके वॉल्यूम को क्या करेगी, यहाँ पे घटाएगी। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे एक और बात करना चाहूँ, प्रूफ रेजिलेंस, इसकी बात करना चाहूँ भाई, प्रूफ रेजिलेंस GH प्रूफ रेजिलेंस प्रूफ रेजिलेंस की बात करना चाहूँ, देखो भाई यहाँ पे इलास्टिक लिमिट तक कितनी एनर्जी स्टोर हो रही थी मुझे कुछ नहीं पता, वो ज्यादा भी हो सकती है वो कम भी हो सकती है। ठीक है, जब किसी मटेरियल में इलास्टिक लिमिट तक लोड लगाया जाता है तो मटेरियल अपने अंदर कुछ एनर्जी स्टोर कर लेता है। वो एनर्जी हमें ये नहीं पता कि मैक्सिमम है या मिनिमम है, मुझे कुछ नहीं पता बिल्कुल भी, मेरा दिमाग तो खाली है बिल्कुल। ठीक है, अगर वहां पर की पॉइंट एक ही याद रखना है बस केवल। ठीक है, जब हम किसी मटेरियल पर इलास्टिक लिमिट तक लोड लगाते हैं तो मटेरियल ने अपने अंदर कितनी मैक्सिमम एनर्जी जनरेट की या कितनी मैक्सिमम एनर्जी स्टोर की, उस मैक्सिमम एनर्जी को ही क्या कहा जाता है, यहाँ पे प्रूफ रेजिलेंस। क्लियर है भाई यहाँ तक, तो बस यहाँ पे एक की पॉइंट आएगा, मैक्सिमम कितनी एनर्जी स्टोर की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी कितनी स्टोर की मटेरियल ने अपनी शेप चेंज करने में, अपनी शेप चेंज करने में, जब लोड इलास्टिक लिमिट तक लगाओ। तो से ही प्रूफ रेजिलेंस कहते हैं। तो उसे ही क्या कहा जाता है भाई, प्रूफ रेजिलेंस कहा जाता है। समझ गए, की पॉइंट याद रखना है बस केवल, की पॉइंट होता तो सेम है, बस की पॉइंट क्या है, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी कितनी स्टोर की। ठीक है, तो हाँ कब, जब मटेरियल पे लोड कहाँ तक लग रखा है, केवल इलास्टिक लिमिट तक लग रखा है। क्लियर है भाई सभी स्टूडेंट के यहाँ पे। चलो नेक्स्ट टॉपिक, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। सर बाय द वे स्ट्रेन एनर्जी का यूज क्या है। स्ट्रेन एनर्जी का यूज देखो भाई, हम किसी मटेरियल में कितना डिफ्लेक्शन जनरेट हो रहा है उस डिफ्लेक्शन को निकालने में कर सकते हैं। कोई इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर को सोल्व करने के लिए 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन की आवश्यकता होती है। समीशन हॉरिजॉन्टल फोर्स बराबर 0, समीशन वर्टिकल फोर्स बराबर 0, किसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट 0। अगर मेरे पास क्या इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है तो इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर तो उन 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन के द्वारा सोल्व ही नहीं हो पाएगी। तब तब उस स्ट्रक्चर को सोल्व करने के लिए हमें एक्स्ट्रा कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है। उस एक्स्ट्रा कंडीशन कहाँ से आती है, वो स्ट्रेन एनर्जी से भी आ सकती है, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से भी आ सकते हैं। डिफरेंट प्रकार के मेथड होते हैं जो इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर को हम क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं जिसके द्वारा। क्लियर है गेमिंग वर्ड, ठीक है। चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो भाई यहाँ पे, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस, नेक्स्ट हेडिंग मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस को छोटे यू के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, छोटे यू के द्वारा। तो मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस क्या होता है, रेजिलेंस पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, रेजिलेंस पर यूनिट वॉल्यूम, रेजिलेंस पर यूनिट वॉल्यूम को ही क्या बोला जाता है, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस कहा जाता है। ठीक है भाई,
अगर हम स्ट्रेन एनर्जी को किससे भाग दे देंगे, मटेरियल के वॉल्यूम से भाग दे देंगे, तब इन दोनों के रेशियो को क्या बोला जाता है, यहाँ पे मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस कहा जाता है। यहाँ पे क्लियर है भाई यहाँ तक? ठीक है। अब देखो, अभी मैंने स्ट्रेन एनर्जी बताया था, U बराबर क्या बताया था, P स्क्वायर इंटू एल अपॉन 2AE, ये बताया था। अभी मैं यहाँ पे, ये P क्या होता है, लोड होता था, L क्या होता था, मटेरियल की लंबाई, A क्या होता था, मटेरियल का क्रॉस सेक्शनल एरिया, और E क्या होता था, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। चलो गेमिंग वर्ड, आप मुझे क्वेश्चन बताओ यार, पूछू एक क्वेश्चन। अगर मैं इस फॉर्मूले को स्ट्रेस की फॉर्म में लिखना चाहूँ, स्ट्रेस क्या होती है, लोड अपॉन एरिया, तो यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है तो यहाँ पे भी तो मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा। तो अगर मैंने ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, ए से मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दी और ए से नीचे मल्टीप्लाई कर दी, कोई फर्क पड़ा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ा यहाँ पे। तो यू बराबर क्या हो जाएगा, ये पी स्क्वायर इंटू ए इंटू एल अपॉन, ये क्या हो जाएगा, 2 गुणा ए स्क्वायर हो जाएगा इंटू ई हो जाएगा भाई। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? चलो आगे देखते हैं, इसे ही थोड़ा आगे इधर की ओर लेके आते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो मुझे एक बात बताओ, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में क्या अंतर होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल? चलो बताओ गेमिंग वर्ड, क्या होता है दोनों में डिफरेंस? ठीक है, तो मुझे पता है P अपॉन ए को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, सिग्मा। P अपॉन ए को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, सिग्मा। सिग्मा को क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। तो देखो P अपॉन ए, तो देखो U बराबर P अपॉन ए, इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। चलो होल स्क्वायर आ गया, A इंटू एल जू का तू बटे 2 गुणा ई बी जू का तू। तो P अपॉन ए को क्या लिख देंगे, सिग्मा। तो सिग्मा का क्या होगा, होल स्क्वायर गुणा A इंटू एल अपॉन 2E। ये क्या हो गया, यहाँ पे स्ट्रेन एनर्जी हो गई। ये क्या हो गई, बेसिकली स्ट्रेन एनर्जी का दूसरा फॉर्मूला निकल के आ गया ये। ठीक है, लेकिन मुझे तो क्वेश्चन में मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस पूछा है। मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस क्या होता है, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को ही क्या कहा जाता है, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। अगर मैं इस स्ट्रेन एनर्जी को वॉल्यूम से भाग दे दूंगा, मटेरियल के वॉल्यूम से भाग दे दूंगा, तो जो क्वांटिटी जनरेट होगी उस क्वांटिटी को क्या कहा जाता है? नहीं भाई, सेम नहीं होता। ठीक है, अंतर बताओ इन दोनों में क्या होता है। ठीक है भाई, चलो आगे देखते हैं। लेकिन मुझे तो क्या पूछ रखा, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। तो छोटा यू बराबर, तो सिग्मा स्क्वायर इंटू ए एल अपॉन 2E गुणा वॉल्यूम। और वॉल्यूम मुझे पता है क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर इंटू ए एल अपॉन 2E। वॉल्यूम का क्या लिख सकते हैं, ए गुणा एल, इससे कट गया यहाँ पे, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये यहाँ से छोटे u बराबर आएगा निकल के सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछने लगे कि बताओ मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस क्या होता है, तो मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E। क्लियर है भाई यहाँ पे? सभी स्टूडेंट के क्लियर है तो थम्स अप करके बताइए यहाँ पे भाई। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं भाई हम यहाँ से। ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ से। भाई नंबरिंग अपने आप कर लेना, ठीक है। क्यों नंबरिंग क्या थी मैं भूल गया, ठीक है, बीच में क्या थी नंबरिंग में भूल गया यहाँ पे। ठीक है, तो नंबरिंग अपने आप कर लेना। चलो वो भी हो गया था, अब क्या रह रहा है हमारा, हाँ क्रिप। क्रिप क्या होता है, क्रिप को बोलते हैं हिंदी में एठन। क्या बोलते हैं क्रिप को हिंदी में, एठन। ठीक है, क्रिप क्या क्रिप क्या होता है, किसी स्ट्रक्चर के मेंबर में परमानेंट डिफ्लेक्शन को शो करता है। क्रिप क्या होता है, एक प्रकार का परमानेंट डिफ्लेक्शन होता है। क्रिप क्या होता है, एक प्रकार का परमानेंट डिफ्लेक्शन होता है जब उस स्ट्रक्चर का मेंबर किससे सब्जेक्टेड होता है, कांस्टेंट लोडिंग से सब्जेक्टेड होता है। ठीक है, तो किसी स्ट्रक्चर के मेंबर में परमानेंट डिफ्लेक्शन को ही क्रिप कहा जाता है। ठीक है, अंडर द सस्टेन लोड, सस्टेन लोड का मतलब कांस्टेंट लोड, अंडर द कांस्टेंट लोडिंग। तो स्ट्रक्चर का कांस्टेंट लोड कौन सा होता है, वो मैंने तुम्हें पढ़ाया था। डेड लोड को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट लोड। वो लोड जिसका मान स्ट्रक्चर की पूरी लाइफ के स्पान के अलोंग चेंज नहीं होता, बिल्कुल क्या रहता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया सौरभ, बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं,
अगर किसी को ये नहीं पता कि भाई डिफ्लेक्शन क्या होता है, जैसे मेरे पास क्या है, एक बीम है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम। ये क्या है, मेरे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ओरिजिनल पोजीशन ये है इसकी। जब मैं इस पे ऊपर से लोड लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, ऊपर से लोड, तो लोड लगाने के कारण क्या होगा, ये बीम क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी, इस प्रकार से बैंड हो जाएगी यहाँ पे। चलो बैंड हो गई, ये बीम क्या हो गई, बैंड हो गई। तब ओरिजिनल स्टेट वाली बीम और लोड लगने के वाली जो बीम है, ये क्या है, लोड लगने के बाद। लोड लगने के बाद, और ये क्या है, लोड लगने से पहले। तो लोड लगने से पहले और लोड लगने के बाद बीम के बीच का जो डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को ही क्या कहा जाता है भाई, यहाँ पे डिफ्लेक्शन। अब इस डिफ्लेक्शन को हम कहीं पे भी निकाल सकते हैं, तुम्हारी इच्छा है। अभी मैंने मीड पे निकाला है, अभी मैंने किस पे निकाला है, मीड पे निकाला है, तो मीड पे डिफ्लेक्शन बता दिया मैंने। अगर मैं यहाँ पे भी डिफ्लेक्शन निकालता, ये भी डिफ्लेक्शन है, ये भी डिफ्लेक्शन है, ये भी डिफ्लेक्शन है, ये भी डिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर के पर्टिकुलर मेंबर में जब परमानेंट डिफ्लेक्शन जनरेट होता है, अच्छा, सर यंग ने एक्सपेरिमेंट करके अपना एक कांस्टेंट दिया था, उसे यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। बट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हुक्स लॉ से निकलता है, जिसे प्रोपोर्शनलिटी कोफिशिएंट भी कहते हैं। अच्छा गेमिंग वर्ड, थोड़ा और दिमाग लगाओ भाई, अभी फिर बाद में बताऊंगा। गुड इवनिंग दीपा, गुड इवनिंग। तो यहाँ पे देखो भाई, अब तो क्रिप क्या होता है, किसी स्ट्रक्चर के मेंबर में परमानेंट डिफ्लेक्शन को ही क्रिप कहा जाता है अंडर द सस्टेन लोडिंग, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, परमानेंट परमानेंट डिफ्लेक्शन, परमानेंट डिफ्लेक्शन को ही क्रिप कहा जाता है, क्रिप कहा जाता है इन द स्ट्रक्चर, इन द मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर, इन द मेंबर ऑफ, इन द मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर। कौन से लोड के अंडर, अंडर द सस्टेन लोड, अंडर द सस्टेन लोड और परमानेंट लोड, परमानेंट लोड और परमानेंट लोड और कांस्टेंट लोड। देखो सभी एक नाम होते हैं, ठीक है, याद रखना है भाई, कांस्टेंट लोड और डेड लोड। तो पेपर में आता है तुम्हारे कि क्रिप कौन से लोड के कारण जनरेट होती है, कई बार जेई के पेपर में आ गया, ठीक है, ठीक है। मिड पर स्लोप जीरो, मिड पर स्लोप जीरो, हाँ मिड पर स्लोप जीरो होता है भाई गेमिंग वर्ड, ठीक है। तो कई बार आपके पेपर में आगा कि क्रिप किसके कारण जनरेट होती, तो क्रिप के कारण जनरेट होती डेड लोड के कारण। डेड लोड का ये टेम्परेचर लोड से अफेक्टेड होती है ना, हाँ भाई टेम्परेचर से अफेक्टेड हो, बताऊंगा अभी, ठीक है। तो आप उतार सकते हो इसे। चलो मैं आगे अब बढ़ता हूँ यहाँ से थोड़ा नेक्स्ट। फैक्टर अफेक्टिंग टू द क्रिप, फैक्टर अफेक्टिंग टू द क्रिप, कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो क्रिप को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग टू द क्रिप, अरे तुमने बीम तो देखी होगी, चलो एक्चुअल डेली रूटीन वाली लैंग्वेज में बताता हूँ। बीम देखिए तुमने, जब हम बीम को स्टार्टिंग में बनाते हैं तो बीम के जो नीचे का जो हिस्सा होता है बिल्कुल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। लेकिन जैसे समय समय बीतता जाता है, समय बीतता जाता है, तो बीम का जो नीचे का जो हिस्सा है ना, वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल नहीं रह पाता। वो क्या होता है, बीच में से थोड़ा क्या होता है, डिफ्लेक्ट कर जाता है, बीच में से क्या कर जाता है, थोड़ा बहुत डिफ्लेक्ट कर जाता है, ठीक है। तो जो डिफ्लेक्शन जनरेट हुआ, उस डिफ्लेक्शन को क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्रिप बोलते हैं, ठीक है। चलो हाँ हाँ हाँ। राम 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 विकास सैनी, राम राम, सो के आए हो क्या तुम। हाँ हाँ, प्रयास जारी रखो भाई, फिर मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग टू द क्रिप, तो पहला कौन सा फैक्टर होता है भाई, टेम्परेचर। पहला कौन सा फैक्टर होता है, टेम्परेचर। दूसरा क्या होता है, स्ट्रक्चर की स्पान, स्ट्रक्चर की एज, भाई कितना पुराना स्ट्रक्चर है। सी क्या होता है, लोड, सी क्या होता है, लोड। तो तीन ही फैक्टर बेसिकली तुम्हारे पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है।
तो जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है भाई। चलो सर, कल नहीं अच्छे से बनाए होगे, क्या लिख रखा हो? हाँ, है ना। ठीक है, अब देखो, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण क्या होगा, स्ट्रक्चर के बीच में जो आंसर की ने मूड खराब कर दिया, अरे भाई कोई नहीं, टेंशन मत लो, ठीक है, ये अप डाउन होते रहते हैं आपकी लाइफ में, सभी की लाइफ में होते हैं भाई। ठीक है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि जब आपका नाम सबसे ऊपर होगा एसएससी जेई की मेरिट लिस्ट। ठीक है, बस अपने अंदर थोड़ा वो रखो यहाँ पे ना अभी पेशेंस रखो, ठीक है। अगर वो पेशेंस खो दिया आपने तो फिर नीचे आते रहोगे, ठीक है, डाउनग्रेड की ओर होते रहोगे, लेकिन हमें पेशेंस रखना है अपने अपने आप में, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जो आगे के जो एग्जाम है, अभी देखो जनवरी में पेपर फॉर्म खुलेंगे फिर दोबारा से, तो उस अगर तुम अभी डीमोटिवेट रहोगे तो क्या होगा कि फिर आगे के जो पेपर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो हमें इफेक्ट नहीं डालना आगे की, जो हो गया, ठीक है। भूलते जाओ पीछे जो हो रहा है, भूलते जाओ। थोड़ा जो जो आपने जो वहाँ पे क्या किए हैं, थोड़ा जो मिस्टेक्स वगैरह किए उसे दिमाग में लाओ कि हाँ मैंने ये मिस्टेक्स की है, ठीक है, उन मिस्टेक्स को सुधारो। जैसे रीजनिंग में, ठीक है, 50 क्वेश्चन आते हैं तो अपनी एक्यूरेसी इतनी अच्छी करोगी जिससे कि अगर तुमने 50 में से 40 क्वेश्चन भी किए हैं ना, तो 40 के 40 आपके बिल्कुल क्या होने चाहिए, सही होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि टेक्निकल में तो देखो भाई सभी के 70+ मार्क्स आ जाएंगे वहाँ पे, लेकिन लीड कहाँ करोगे, लीड तो आप नॉन टेक में ही करोगे। लीड तो नॉन टेक में करोगे तो अपनी अभी से रीजनिंग की 1 घंटा क्लास लो, प्रैक्टिस करो, 1.5 घंटा कम से कम मेरे हिसाब से आपको 1.5 घंटा आपको रीजनिंग को देना पड़ेगा डेली। ठीक है, जब आप रीजनिंग को टाइम देंगे, अब देखो भाई तुमने अपना टाइम किसको दे रहे हो ज़्यादा, जिस चीज़ को तुम अपना टाइम देते हो तो चीज़ तुम्हारी नहीं हो जाती क्या? ठीक है, वो तो तुम्हें पता है सबको। ठीक है, समझदार हो भाई तुम सभी। ठीक है, जिस चीज़ में हम ज़्यादा टाइम देते हो तो चीज़ हमारी हो जाती है। ऐसा ही यहाँ पे पढ़ाई की बात होती है। पढ़ाई में क्या होता है कि अगर हम किसी चीज़ पे मतलब ज़्यादा फोकस करके पढ़ते हैं तो वो चीज़ हमें क्या होती है, लंबे समय तक याद रहती है। ठीक है, तो रीजनिंग क्या करता है, आपको सभी को पता है, प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। ठीक है, ये तो पता है, अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम क्या होंगे, खुद परफेक्ट होंगे अपनी ओर से। ठीक है, थोड़ी ये पॉलिटी वगैरह भी पढ़ो भाई, क्योंकि पॉलिटी के बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, डायरेक्टली आ जाते हैं वहाँ पे क्वेश्चन। ठीक है सर, आप मोटिवेट बहुत अच्छा करते हो, अच्छा जी, थैंक यू भाई विमल। चलो यहाँ पे देखते हैं, बस मोटिवेट होते रहना है, ठीक है, बस पीछे की ओर नहीं जाना कभी भी अपने आप को, ठीक है, कहीं बहुत ज़्यादा देखो, जब टाइम आएगा अपने आप लगेगी। बस एक काम करो, बस हमारे हाथ में क्या है भाई, हमारे हाथ में मेहनत करना। ठीक है, अगर हमने मेहनत करनी छोड़ दी तो फिर रिजल्ट की वो क्या, रिजल्ट तो बेकार ही आएगा फिर। तो बस अपने दिमाग में रखो कि बस मुझे मेहनत करनी, रिजल्ट की वो मत करो। ठीक है, कि रिजल्ट क्या आएगा, कुछ भी आएगा, मुझे नहीं पता, कुछ भी आएगा, बस तुम्हारा क्या काम है, बस मेहनत करने का। ठीक है, मेहनत करते रहो, जब टाइम आएगा तो पक्का जॉब मिलेगी भाई तुम्हें। ठीक है, ये नहीं है कि भाई कि आप मेहनत करो, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ, जो जो अपनी मतलब पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत कर रहा है तो जॉब एक ना एक दिन पक्का लगेगी। ठीक है, जॉब एक ना एक दिन पक्का लगेगी तुम्हारी। ठीक है, बस मेहनत तुम्हें बिल्कुल बड़ी ईमानदारी के साथ करनी है। ठीक है, कुछ बंदे क्या करते हैं, दिखावटी पढ़ाई करते हैं, दिखावटी पढ़ाई मतलब 20-20 घंटे पढ़ रहे हैं, 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं, 15-15 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें देखना है कि हमने उन 15-15 घंटे 20-20 घंटे में इफेक्टिवली कितना पढ़ा है, हमारे अंदर इफेक्टिवली कितना कंज्यूम हुआ है। ठीक है, उन 15-20 घंटों में, ये नहीं है कि भी दिखावटी के लिए क्या कर रहे हैं भाई, 20 घंटे पढ़ रहे हैं, लग रहे हैं भाई टाइमर लगा रखा है। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना हमें बिल्कुल भी। ठीक है, 2 घंटे की जो पढ़ाई होगी ना, अगर तुमने 2 घंटे कंसंट्रेट होके बिल्कुल पढ़ लिया तो कोई सा भी एग्जाम नहीं बचेगा, उसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ तुमसे। ठीक है तो हमें बिल्कुल भी एक तो दिखावटी पढ़ाई नहीं करनी है। ठीक है, दिखावटी पढ़ाई बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, जो पढ़ना है बस। और दूसरी बात ये, जब आप एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाते हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्या लगाते हैं आप, क्वेश्चंस वगैरह लगाते हैं, तो क्वेश्चंस लगाते समय क्या होता है कि अपने अपने पास एक कॉपी ऐसे रखा करो, या 10 रुपये वाली रजिस्टर ले लो, 10 रुपये वाला रजिस्टर ले लो भाई, या 20 रुपये वाला रजिस्टर ले लो। तो कुछ क्वेश्चन उसमें ऐसे होते हैं जो आपको नहीं आते, जो आपको नहीं आते, तो वो क्वेश्चन उसमें डायरेक्टली लिख लो अपनी कॉपी में।
फिर जब आपका एग्जाम होता है, किसी भी चीज़ का एग्जाम होता है, बस उन क्वेश्चंस को देख के जाओ आराम से। ठीक है, तो कोई सा भी एग्जाम निकालने के लिए आप सक्षम होंगे बिल्कुल। ठीक है, तो बस मेरी तो ओर से तो यही भाई है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रैक्टिस करो। ठीक है, प्रैक्टिस, रीजनिंग की प्रैक्टिस करो, क्योंकि रीजनिंग के जैसा लेवल आ रहा है आजकल रीजनिंग का एसएससी जेई में, वो 1-2 दिन पढ़ के काम नहीं चलेगा उसका। ठीक है, आपको लगातार आपने 1.5-2 घंटे देने पड़ेंगे उसमें रीजनिंग में बिल्कुल, अगर आपको 50 में से कम 40+ मार्क्स लेके आने हैं तो। क्योंकि टेक्निकल में तो सभी के आ जाते हैं 70+ मार्क्स। पीछे कहाँ हट रहे हो तुम? कौन से कहाँ हट रहे हो? पीछे पीछे तुम हट रहे हो रीजनिंग में और नॉन टेक में। ठीक है, तो वहाँ पे अपने आप को बिल्कुल क्या करना है, कंसंट्रेट होकर बिल्कुल पढ़ना है। अभी से लग जाओ 1 घंटा, हाँ टाइम बना लो कि हाँ मुझे 1 घंटा ये पढ़ना है डेली, बस खत्म। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई यहाँ से। अगर किसी स्ट्रक्चर में टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या होगा, स्ट्रक्चर के जो मॉलिक्यूल से दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे। दूर दूर जाएंगे तो उस पर अगर लोड लगेगा तो लोड लगने के कारण क्या होगा, तो लोड लगने के कारण क्या होगा, लोड लगने के कारण क्या होगा, वो मटेरियल क्या हो जाएगा, फैलने की कोशिश करेगा। फैलने की कोशिश करेगा तो उसमें डिफ्लेक्शन का मान बढ़ जाएगा, और डिफ्लेक्शन क्या होता है, क्रिप ही होता है, तो क्रिप का मान भी क्या होता है यहाँ पे, बढ़ता है। टेम्परेचर का बढ़ने पर क्रिप का मान ही बढ़ता है। अब देखो, अभी स्टार्टिंग में मैंने स्ट्रक्चर को क्या बनाया है जस्ट, उसके नीचे की सरफेस क्या है, बिल्कुल स्मूथ। लेकिन जब हम 2 साल बाद देखेंगे तो उसकी जो सरफेस है हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगी, वो बीच में से कुछ डिफ्लेक्ट कर जाएगी। क्यों कर रही है डिफ्लेक्ट? वो की लाइफ स्पान बढ़ रही है, तो क्रिप का मान भी क्या होगा, स्ट्रक्चर की एज के साथ क्या होता है, बढ़ता है। नेक्स्ट, अगर मैंने लोड का मान बढ़ा दिया तो लोड का मान बढ़ाने का कारण क्या होगा, क्रिप में परमानेंट डिफ्लेक्शन का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा यहाँ पे। बस खत्म, ऐसे याद रखना है बस आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बस यहाँ से। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट, नेक्स्ट फटीक। फटीक, फटीक, फटीक क्या होता है, जब किसी मटेरियल पर हम लोड लगा देते हैं, हटा देते हैं, लगा देते हैं, हटा देते हैं, लगा देते हैं, हटा देते हैं, तब इस प्रकार की लोडिंग को क्या बोलते हैं, साइक्लिक लोडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इस प्रकार की लोडिंग को साइक्लिक लोडिंग। तो मटेरियल ने फेल होने से पहले साइक्लिक लोडिंग को जितना रजिस्ट किया, तब मटेरियल की इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, फटीक बोलते हैं। तब मटेरियल की इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, फटीक बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ एक लाइन में लिखना चाहो तो क्या होता है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट द साइक्लिक लोडिंग, 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 रेजिस्टेंस अगेंस्ट द साइक्लिक लोडिंग को ही क्या बोलते हैं यहाँ पे, फटीग। समझ गए भाई? जब किसी मटेरियल पर हम लोड लगाते हैं, हटाते हैं, लगाते हैं, हटाते हैं, ठीक है, तब उसके कारण क्या होता है, अगर मटेरियल ने उस लोड को बगैर फेल हुए सहन कर लिया, तब हम क्या कहेंगे, मटेरियल की फटीग स्ट्रेंथ क्या है, अच्छी। और मटेरियल की फटीग प्रॉपर्टी, फटीग क्या है, फटीग के केस में क्या है, बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, मटेरियल फटीग में कब फेल नहीं होता, ये भी पूछ सकता है आपके अपने क्वेश्चन। मटेरियल फटीग में तब फेल नहीं होता जब साइक्लिक लोडिंग का मान एंडोरेंस लिमिट से क्या होता है, कम होता है। जब साइक्लिक लोडिंग में, जब साइक्लिक लोडिंग में लोड का मान एंडोरेंस लिमिट से क्या होता है, कम होता है। जब साइक्लिक लोडिंग में, जब साइक्लिक लोडिंग में मटेरियल, जब साइक्लिक लोडिंग का मान एंडोरेंस लिमिट से कम होता है, तब उस केस में मटेरियल साइक्लिक लोडिंग में कतई भी फेल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, जब, जब साइक्लिक, जब साइक्लिक लोडिंग की वैल्यू, जब साइक्लिक लोडिंग की वैल्यू एंडोरेंस लिमिट, एंडोरेंस लिमिट से कम होती है, कम होती है, तब मटेरियल, तब मटेरियल फटीग,
फटीक लोडिंग। ठीक है। अब एंडोरेंस लिमिट क्या होती है? एंडोरेंस लिमिट डिपेंड करती है भाई जिस मटेरियल पर मैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ या जिसके रेस्पेक्ट में हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं उस मटेरियल की यील्ड स्ट्रेंथ कितनी है। समझ गए यहाँ तक? तो नेक्स्ट पॉइंट करके यहाँ पे लिख सकते हैं एंडोरेंस लिमिट का मान, एंडोरेंस लिमिट, एंडोरेंस लिमिट की वैल्यू मटेरियल की, मटेरियल की यील्ड स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है। ठीक है। तो अगर पूछने लगे बता भाई माइल्ड स्टील की कितनी होती है फटीग एंडोरेंस लिमिट की वैल्यू। अब एंडोरेंस लिमिट होती क्या है? एंडोरेंस लिमिट क्या होती है? जैसे हमने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पढ़ा था भाई, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पढ़ा था। ये क्या होता है? स्ट्रेस होती है, ये क्या होती है? यहाँ पे स्ट्रेन होते हैं यहाँ पे। ठीक है। अगर मैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कौन से मटेरियल के लिए बनाना चाहूँ, कौन से मटेरियल के लिए बना रहा हूँ? माइल्ड स्टील के लिए बना रहा हूँ। चलो ये बना ले लो माइल्ड स्टील के लिए। तो जहाँ तक बिल्कुल लीनियरली वेरिएशन होता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनल लिमिट। इसके ऊपर कौन सा पॉइंट आता था? बी। यहाँ कौन सा पॉइंट आता? सी। यहाँ पे डी, यहाँ पे ई पॉइंट, यहाँ पे एफ, यहाँ पे जी। ठीक है। जब किसी मटेरियल में, जब किसी मटेरियल में लोड का मान प्रोपोर्शनल लिमिट से क्या होता है? कम होता है। जब किसी मटेरियल में लोड का मान प्रोपोर्शनल लिमिट से कम होता है, किससे कम होता है भाई? प्रोपोर्शनल लिमिट। वो कहाँ हो सकता है? ए से नीचे होगा, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है। तो प्रोपोर्शनल लिमिट से नीचे वाली जो लिमिट होती है, प्रोपोर्शनल लिमिट से नीचे वाली जो लिमिट होती है उस लिमिट को क्या बोलते हैं? एंडुरेंस लिमिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट उसे? एंडुरेंस लिमिट। तो हम क्या कह सकते हैं? इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू ऑलवेज, इसकी वैल्यू ऑलवेज प्रोपोर्शनल लिमिट से कम हो, कम हो। ठीक है भाई। अगर मैं बात करना चाहूँ, बताओ माइल्ड स्टील के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो माइल्ड स्टील का ग्रेड क्या होता है? Fe250। माइल्ड स्टील का ग्रेड क्या होता है? Fe250। तो जो यहाँ पे 250 लिख रखा है, जो यहाँ पे क्या लिख रखा है? 250, ये 250 लिख रखा है। इस 250 को क्या बोलते हैं भाई? यील्ड स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं इस 250 को? यील्ड स्ट्रेंथ। अगर मैं यहाँ पर एंडुरेंस लिमिट का मान लिखना चाहूँ, चलो माना मैंने मान लिया कि माना एंडुरेंस लिमिट यहाँ पर है, ये क्या है? एंडुरेंस लिमिट EL। तो माइल्ड, माइल्ड स्टील के केस में EL का मान कितना होता है? 186। कितना होता है भाई? 186 न्यूटन पर mm²। ठीक है। इसे याद रखना है, डायरेक्टली कई बार जेईई के पेपर में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन आपके। ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ तक क्लियर है भाई सभी स्टूडेंट के? अगर क्लियर है तो थम्स अप करके बताइए यहाँ पे। चलो फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ठीक है। आगे बढ़े भाई। अरे गेमिंग वर्ड कहाँ चले गए? गेमिंग वर्ड तो भाग ही गए यार शायद। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। कौन कौन सी प्रॉपर्टी हो चुकी है? हार्डनेस, हार्डनेस रह रही है शायद, आई थिंक हार्डनेस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हार्डनेस। हार्डनेस को क्या बोलते हैं भाई हिंदी में? कठोरता। कठोरता। क्या बोलते हैं? कठोरता। तो हार्डनेस क्या होती है? हार्डनेस जैसे मेरे पास क्या है? एक मटेरियल, एक मटेरियल है। अगर मैं एक मटेरियल को नेल से क्या कर रहा हूँ? खुरच पा रहा हूँ,
स्क्रैचिंग कर पा रहा हूँ तो मटेरियल क्या है, सॉफ्ट है। अगर मैं नेल के द्वारा उस मटेरियल को खुरच नहीं पा रहा हूँ, मतलब स्क्रैच नहीं कर पा रहा हूँ, तो मटेरियल क्या है, हार्डनेस। तो हम क्या कह सकते हैं एक लाइन में, रेजिस्टेंस अगेंस्ट द स्क्रैचिंग। स्क्रैचिंग का मतलब मटेरियल ने स्क्रैचिंग के प्रति, स्क्रैचिंग मतलब खुरचने के प्रति कितना विरोध उत्पन्न किया, तब मटेरियल की इसी मटेरियल की इसी प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, हार्डनेस क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है उसे, हार्डनेस कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं एक लाइन में, अगर मैं लिखना चाहूँ, रेजिस्टेंस अगेंस्ट द, रेजिस्टेंस अगेंस्ट, रेजिस्टेंस अगेंस्ट द स्क्रैच। मटेरियल ने स्क्रैचिंग के प्रति कितना रेजिस्टेंस ऑफर किया। ठीक है, मटेरियल ने स्क्रैचिंग के प्रति जितना रेजिस्टेंस ऑफर किया, उस प्रॉपर्टी को ही क्या कहा जाता है, हार्डनेस कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, हार्ड मटेरियल होता है जो, हार्ड मटेरियल की जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है डक्टाइल मटेरियल से, तो आपको पता है। ठीक है, हार्ड मटेरियल में कार्बन की जो परसेंटेज होती है वो भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। कार्बन की परसेंटेज क्या होती है इस मटेरियल में, वो भी ज़्यादा होती है। चलो ये भी पता चल गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सा मटेरियल था भाई, मैलिएबिलिटी। नेक्स्ट कौन सी प्रॉपर्टी है, मैलिएबिलिटी। नेक्स्ट कौन सी प्रॉपर्टी है, मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी क्या होता है, इसे क्या बोलते हैं हिंदी में, शायद हिंदी में भाई मुझे नाम नहीं याद आ रहा अभी इसका, ठीक है देख लेना नेट पे। मैलिएबिलिटी क्या होती है, जब किसी मटेरियल पर हम क्या लगाते हैं, लोड लगाते हैं, तो लोड लगाने के बाद अगर वो मटेरियल पतली चादर थिन शीट में चेंज हो गया, तब मटेरियल की इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, यहाँ पे मैलिएबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, जब मटेरियल, जब मटेरियल पर कंप्रेसिव लोड लगाया जाता है, कंप्रेसिव लोड लगाया जाता है, तब मटेरियल, तब मटेरियल थिन शीट में चेंज हो जाता है। थिन शीट, थिन शीट में चेंज हो जाता है, थिन शीट में चेंज हो जाता है, हो जाता है। तब मटेरियल की इसी प्रॉपर्टी को, तब मटेरियल, मटेरियल की इसी प्रॉपर्टी को, तब मटेरियल की इसी प्रॉपर्टी को मैलिएबिलिटी कहते हैं, आघात वर्ध्यता कहते हैं शायद इसे, आई थिंक आघात वर्ध्यता। ठीक है भाई, तब मटेरियल की इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, मोह स्केल से मेजर करते हैं। हाँ भाई, मोह स्केल की फॉर्म में मेजर करते हैं, लेकिन जो मोह स्केल होता है वो मैं आपको, वो बीएमसी का टॉपिक है तो मैं वहाँ पे उसको बताऊंगा। ठीक है तो और एक आध प्रॉपर्टी रह रही है तो स्टूडेंट मुझे थम्स अप करके बताइए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ से तो शायद हमने सारी प्रॉपर्टी कवर कर ली है भाई आज। ठीक है, आज हमने सारी प्रॉपर्टी कवर कर ली है, ठीक है, इस मटेरियल की जो जो चीज़ें हैं। ठीक है, तो कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो कौन सा रहेगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल रहेगा। और किसी बार पर अगर डिफरेंट प्रकार की लोडिंग लग रखी है तो उस लोड के कारण उस बार में कितना कितना डिफ्लेक्शन जनरेट होता है, तो वो रहेगा यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक कल हमारा। ठीक है, चलो ठीक है भाई, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं यहाँ पे। ठीक है, कल फिर इसी टाइम पर मुलाकात होगी आपसे। अगर आपका कोई डाउट्स वगैरह है, सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी, भाई मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाल रखा है। ठीक है, नमस्ते सर जी, अरे बुद्धा जी आप तो लेट आ रहे हो बहुत ज़्यादा आजकल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम का लिंक डाल रखा है। ठीक है, ई पॉइंट, ई कौन सा पॉइंट था, ये, तो उस टेलीग्राम के लिंक को क्लिक करके, ठीक है, उस टेलीग्राम के लिंक को
क्या कर सकते हो आप, क्लिक करके हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। हाँ 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 हाँ, ठीक है सर। सॉरी फॉर डिस्टर्ब यू के लिए सर, स्ट्रेस स्टैंड कर्व में ई पॉइंट को क्या बोलेंगे? अच्छा, ये ई पॉइंट कौन सा होगा? ई पॉइंट को देखो, कोई पर्टिकुलर नाम नहीं होता भाई ई का, ठीक है बुद्धा जी, ई का कोई पर्टिकुलर नाम नहीं होता। ये बताता है कि प्लास्टिक रेंज कहाँ तक है किसी मटेरियल की, ठीक है, लोअर यील्ड पॉइंट के बाद। हाँ हाँ, वो तो पता चल गया मुझे, लोअर यील्ड पॉइंट के बाद ये वाला, ठीक है। ये बताता है कि किसी मटेरियल की प्लास्टिक रेंज कहाँ है और स्ट्रेन हार्डनिंग कहाँ से जनरेट हो रही है। इसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं होता भाई बुद्धा जी, ठीक है, ये याद रखना है आपको। इसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं होता कि जैसे इन सब का नाम होता है ये होता है ये होता है ये होता है, लेकिन इसका कोई नाम नहीं होता यहाँ पे। ये बताता है कि किसी मटेरियल की प्लास्टिक रेंज कहाँ तक है, ठीक है, और उस मटेरियल में स्ट्रेन हार्डनिंग कहाँ से जनरेट होने वाली है, ठीक है। हाँ हाँ, तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था भाई आप सभी से, शायद गेमिंग वर्ड से पूछा था तो वो भाग गए शायद अभी। तो तो एक क्वेश्चन पूछा था, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में क्या अंतर होता है, ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। जैसे कि हम हुक का नियम पढ़ते हैं, हुक का नियम क्या कहता है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो यहाँ पे हमने स्ट्रेस की कंडीशन को डिफाइन नहीं किया कि वो स्ट्रेस कौन सी है, डायरेक्ट स्ट्रेस है या नॉर्मल स्ट्रेस है या एक्सियल स्ट्रेस है, कौन सी स्ट्रेस है यहाँ, समझ गए भाई। यहाँ तक हमने वहाँ पे स्ट्रेस की स्टेट को शो नहीं किया। अगर हम वहाँ पे स्ट्रेस ना बोल के क्या बोलेंगे, नॉर्मल स्ट्रेस समानुपाती है किसके, नॉर्मल स्ट्रेन के, या एक्सियल स्ट्रेन समानुपाती है एक्सियल स्ट्रेन के, या एक्सियल स्ट्रेस समानुपाती है एक्सियल स्ट्रेन के। तब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो वहां पे एक कांस्टेंट आता है ई, उस ई को ही क्या बोलते हैं, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, समझ गए। लेकिन अगर हमने स्ट्रेस की कंडीशन को डिफाइन नहीं किया कि स्ट्रेस कौन सी स्टेट वाली है, हम अगर बोलेंगे स्ट्रेस समानुपाती है किसके, स्ट्रेन के, तब स्ट्रेस बराबर स्ट्रेस प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे, यहाँ पे कांस्टेंट आएगा ई, उसी को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्लियर है भाई यहाँ तक? चलो ठीक है भाई, आज के सेशन में हम यहीं तक ही रखते हैं, ठीक है। आज के सेशन में हम यहीं तक ही रखते हैं, ठीक है। अगर आपका कोई डाउट्स वगैरह है तो आप पूछ सकते हो भाई स्टूडेंट, अभी कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना। यदि अभी डाउट पूछना है तो अभी आप डाउट पूछ सकते हो इसमें लाइव चैटिंग में, ठीक है। और भाई अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, तो यानी क्या, ठीक है। तो अपने दोस्तों के बीच में भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, ठीक है, वीडियोस को, इससे कि सभी बच्चे इस ऑनलाइन लेक्चर्स का क्या उठा सके, बेनिफिट ले सके आप, ठीक है। स्टेट डायरेक्टली परफॉर्म, हाँ हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। चलो ठीक है भाई स्टूडेंट, अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप अभी। उसके बाद हम स्ट्रीम को एंड करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो कल फिर इसी टाइम पर मुलाकात होगी, और कल जो हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा, सबसे ज़्यादा मेन टॉपिक है भाई, ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, फ्री बॉडी डायग्राम कैसे कैसे बनते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों के डाउट्स होते हैं कि सर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, उसमें हम डिफ्लेक्शन को कैसे कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो कल मैं आपको ये सारी चीज़ें कवर कराने जा रहा हूँ, ठीक है। चलो ठीक है फिर, ओके, गुड नाइट सभी को, बाय, टेक केयर।